हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। सामने दिख रहा है बिहार शिक्षक भर्ती। नहीं, गलती बोल दिया मैंने। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती हुई जो बिहार में अभी, उसका एक उदाहरण दिखाता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश से किसी को दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि बिहार में उत्तर प्रदेश की भर्ती हो गई। ये किसी एक प्रखंड के, और ये कोई मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक बड़ा सा ट्विटर अकाउंट है जिसके पास लाखों फॉलोअर्स है, वो लिख रहे हैं। देख लीजिए, राइट साइड में देख लीजिए, स्टेट, राज्य जिसको बोलते हैं, देख लिए। तो ये है उत्तर प्रदेश शिक्षक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे थे, बोलते भी हैं कि आप लोग को उत्तर प्रदेश के लोगों से दिक्कत है। नहीं। देखिए, अभ्यर्थी, उम्मीदवार, कैंडिडेट जो हैं, उनसे किसी को दिक्कत नहीं हो सकता। आप सब भाई बहन हैं। लेकिन आप ये समझिए कि हर स्टेट में उस स्टेट के लोगों के लिए सीटें आरक्षित रहती है। हर स्टेट में, चाहे वो कोई भी स्टेट हो। आपने झारखंड का कुछ दिन पहले देखा था। और 10% 15% सीट रहता है कि अदर स्टेट वाले कहीं भी भर सकते हैं। यहां क्या हुआ था, अब इसको लेके तो लोगों के मन में आक्रोश रहेगा ना। अब ये आक्रोश के कारण क्या क्या हुआ है, मैं आपको वो भी बताता हूं। इस आक्रोश के कारण कहते हैं ना, ये एक IPRD बिहार है, ट्विटर हैंडल देख लीजिए, बिहार का राज्य सरकार का हैंडल है। उन्होंने एक वीडियो डाला 18-20 घंटे पहले, मतलब कल डाला शायद। ये वीडियो था जिसमें ये हमारे यहाँ की बेटी थी, बिहार की ही होंगी। उन्होंने इस पे लिखा, बोला उन्होंने वीडियो में, ये IPRD का है। देखिए, मैं बेटी को हटा देता हूँ, किसी की भी बहन बेटी है, उसका फोटो में नहीं दिखाता हूँ। चलिए, उसमें उन्होंने बोला था क्या क्या, मैं आपको वो बताता हूँ कि देखिए, मैंने अभी रिसेंटली B.Ed पास किया है, फिर मैं STT भी पास किया रिसेंटली, फिर मैंने BPSC का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मतलब जिंदाबाद, मैंने अपने जिंदाबाद का मतलब धन्यवाद समझिए। अब मुझे ये बताइए, आप लोग तो कैंडिडेट हैं, मैं तो चलिए कैंडिडेट भी नहीं हूँ, मुझे नॉलेज ज़्यादा नहीं होगा। आप ये सोचिए कि BPSC में जो अभी 9, 10 और 11, 12 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जो भर्ती हुआ है, उसमें किस STT वालों ने फॉर्म भर सकते हैं थे? आपको याद होगा तो बताइए। 2011 STT पास भर सकते थे, 2019 STT पास भर सकते थे, और जो पिछले साल कॉमर्स सब्जेक्ट का हुआ था वो भर सकते थे। अब STT के लिए क्वालिफाइंग क्या रहता है? PG। अब जो रिसेंटली B.Ed पास किए हैं, वो कैसे फिर ये सब एग्जाम दे सकते थे? अभी तो रिसेंटली STT हुआ नहीं है, फिर कैसे? तो जब इस वीडियो पे इतने कमेंट्स आने लगे कि धांधली का सबसे बड़ा नमूना है ये वीडियो, ऐसा कमेंट्स आने लगा, तब क्या हुआ? अब मैं आपको उसका, आप ये देखिए, ये मैं ट्विटर हैंडल दिखा रहा हूं, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। अब सुनिए, पढ़िए, लिखिए क्या दिया है। पहले उन्होंने कमेंट किया था, इस ट्विटर हैंडल ने कमेंट किया था कि 1 से 5 में B.Ed को तो शामिल नहीं किया गया है। इसका मतलब है B.Ed वाले तो सिर्फ 9, 10 और 11, 12 में ही अभी पास हुए होंगे, और 9, 10, 11, 12 में B.Ed पास करने के बाद आपको STT देना पड़ता है, जो हुआ कब था? 11 और 19 में। तो भाई आप कैसे कर दिए? और उन्होंने इतना, सबने शोरगुल मचाना शुरू किया कि भाई सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा का तो ये सबूत है। सरकार जिस ट्विटर हैंडल, सरकारी ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट हो रहा है वीडियो, तो BT, ET, CT, ET ने, जो बिहार शिक्षक मंच है, उन्होंने फिर लिखा है, जब सारी चयन प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी और व्यवस्थित ही थी, तो इस वीडियो को किस परिस्थिति में और क्यों डिलीट करना पड़ा? आपको पता है? वो जो वीडियो IPRD ने डाला था जिसमें बेटी थी, वो उसको डिलीट करना पड़ा मजबूरी में। क्यों डिलीट करना पड़ा? इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तो भाई लोचा हो गया। अगर आप सही थे, मान लीजिए वो बेटी सही तरीके से पास हुई थी जैसा उन्होंने बोला था, तो डिलीट करने की बात ही नहीं थी। इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ था उसमें। अब उसका रिजल्ट सार्वजनिक करने की बात कही जा रही है। अब एक और, ये वही ट्वीट का हैंडल है, मैं वही दिखाने के लिए किया था। उन्होंने लिखा जो था, सवाल किया है कि सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब इन्होंने B.Ed रिसेंटली किया, तो STT 2019 की परीक्षा कैसे पास कर गए? मतलब B.Ed से पहले 2019 से पास कर गए। और प्राइमरी में तो आप 1 to 5 में तो B.Ed वाले थे ही नहीं, वो तो गायब कर दिए गए हैं।
तो 9 से 12 वाले में जब बीपीएससी का हुआ ही नहीं एसटीईटी, तो फिर कैसे हो गए? चलिए अब एक जरूरी सूचना है, वो सुनिए। याचिका पर हो सकती है सुनवाई। किस याचिका पर? तो सुनिए। दीपांकर गौरव जी ने दायर की है सुप्रीम कोर्ट में याचिका रिजल्ट के दिन कि बीएड अभ्यर्थी को क्यों नहीं मिला मौका, जबकि नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया था। और उन्होंने जो अभी रिजल्ट आया उसको चुनौती दी है। और सबसे जरूरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब एडमिशेबल हो गया है। 3 तारीख को उसका जज मतलब इस पर सुनवाई भी होगी। एकदम ऐसा होता है ना, जनरली कोर्ट क्या करती है, अगर कोर्ट को लगता है कि बहुत ही साधारण सी बात है, आप ऐसे ही आ गए हैं, तो कोर्ट रिजेक्ट कर देती है, एडमिशेबल नहीं होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सुनवाई के लिए रख लिया है। 3 तारीख को इस पर फैसला आएगा। अब ये एक और बड़ा हैंडल है, चलिए मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि इसमें बेटी दिख रही है। ये बड़े पत्रकार उत्कर्ष सिंह जी का है, ये बड़े पत्रकार हैं, उनका ये है। तो अब जो सवाल है कि इतने सारे धांधली की शिकायत लोग कर रहे हैं। देखिए, मेरा एक मानना है, अगर आप सही हैं, एकदम सही हैं, मान लीजिए बीपीएससी शिक्षा विभाग एक्यूरेट है, तो भागना क्यों पड़ रहा है, डिलीट क्यों करना पड़ रहा है? और ऐसी संभावना, लोग जैसे एग्जाम हुआ, आप लोग सब एग्जाम दिए, एग्जाम पे किसी ने सवाल उठाया क्या? नहीं उठाया ना, क्योंकि एग्जाम हुआ इतना अच्छे तरीके से था, हम सब एप्रिसिएट किए थे। पेपर टफनेस अलग चीज है, पर एग्जाम जो कंडक्ट करवाया गया, कितना ट्रांसपेरेंट कंडक्ट करवाया गया, हम सब ने तारीफ की। स्टूडेंट भी इस बात से खुश थे कि कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ। नहीं तो जनरली बिहार में तो पेपर ही लीक हो जाता है। पेपर लीक की तो जब नहीं हुआ तो लोगों ने तारीफ किया ना। अब आप जाके अगर अभी बीपीएससी का अब न्यूज चैनल उठाइए बिहार का, बीपीएससी के ऑफिस के बाहर ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो उस कैटेगरी में आते हैं और उनका मार्क्स भी ज़्यादा है पर उनका नहीं हुआ है। और क्या लिख दिया गया है? NA नॉट एप्लीकेबल। अब मेरा एक तर्क है इस एग्जाम पे, ये मेरा तर्क है, आप समझिएगा। बीपीएससी ने जब नियमावली निकाली थी तो लिखा था URBC, EBS, EBC, EWS, SC, ST एंड फीमेल के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इतना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इतना अगर ले आते हैं तो आप एलिजिबल हैं। एलिजिबल है, कोई इसमें मेरी बात पे कोई कट नहीं हो सकता, कोई शक नहीं कर सकते कि आप सबके लिए है परसेंटेज। 120 मार्क्स का पेपर हुआ था। अब आप ये बताइए कट ऑफ कब आता है? 10 सीट 100 सीट है, 100 सीट पे अगर 120 कैंडिडेट पास कर गए तो सीट, चलिए कट ऑफ होगा कि जो सबसे ज्यादा मार्क्स 100 बच्चे लाए हैं 100 सीट भर लिया जाएगा। फिर आपने पूरी सीट क्यों नहीं भरी? क्योंकि इतने बच्चे तो पास हुए हैं। अब अगर जो बच्चे, मेरा एक ही मांग है कि चलिए जो बच्चे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ले आए हैं, अभी आपके पास तो सीट है ना, 6 to 8 का सीट है, 9, 10 का सीट है, 11, 12 का सीट है, उनको डायरेक्ट बहाली दी जाए क्योंकि वो पास कर चुके हैं ना भाई। आपके पास सीट के तो कोई स्कार्सिटी नहीं है कि नहीं हमारे पास तो सीटें नहीं है, हम तो बैठल पड़े हैं, ऐसे ही बहाली ले लिया, ऐसा बात नहीं है भाई। आपके पास तो सीट है ना, आपके पास सीट खाली, आप 70,000 का भी, 1,10,000 का भी, 1,20,000 तरह तरह का आता रहता है। आप दे दीजिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हर एक अभ्यर्थी को डायरेक्ट। उन्होंने ऐसा तो नहीं है कि बिना एग्जाम दिया, उन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाए हैं, लैंग्वेज का पेपर पास किया है, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर आना चाहिए उनके लिए। या जो भी ट्रेनिंग करवा रहे, डीवी का तो क्या हो रहा है, डीवी वो तो भगवाने जाने। आज तक बिहार शिक्षा विभाग का, ये मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, बिहार शिक्षा विभाग के जो पुरानी बहाली हुई है 2005 के बाद के, उसमें कितने हजार शिक्षकों के फोल्डर ही नहीं है, वो अभी तक तो ले नहीं आ पाए हैं। तो ये क्या डीवी कर लेंगे? इनके आधे से ज़्यादा डीवी में तो किसी को पता नहीं है कि एसटीटी देने में के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और साहब आपको स्टेटमेंट देंगे, हाँ, लोगों को ये नहीं पता है कि अस्थाई निवासी क्या होता है और निवासी क्या होता है, बताइए। तो ये अब क्या बोलिएगा, थेथरोलॉजी होता है ना, जब हम लोग पढ़ाते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं और वो उनका थेथरोलॉजी का ना जवाब रहता नहीं है,
तो थेथोलॉजी आपके सामने भी लाइफ में भी कोई करेगा तो आप उसका जवाब क्या दीजिएगा? लेकिन उम्मीद अब सुप्रीम कोर्ट पे गया है कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे, सुप्रीम कोर्ट देखे कि भाई बहाली जो हुई है, क्या नोटिफिकेशन में बीएड गायब था, लिखा गया था क्या? तो बाद में आपने एग्जाम क्यों नहीं लिया? एग्जाम के डेट से पहले अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हुआ था, एग्जाम नहीं लेते बीएड वाले को। मतलब बीएड वाले को आप क्या समझ के रखे कि जब मन हुआ उठा एग्जाम ले लिए, जब मन किया रिजल्ट नहीं दिए? ये तो संभव नहीं है भाई। 6 to 8 में जॉब दीजिए सीधा डायरेक्ट, वो पास कर चुके हैं। जब आप एग्जाम लिए हैं तो पास किए हुए बच्चे को अभी वाला बहाली में सीधा दीजिए। ये मांग है और बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। केस का दूसरा रिजल्ट सेकेंड मेरिट वेटिंग लिस्ट तभी आएगा जब आप लोग अपनी मांग लगातार मांगते रहिएगा, नहीं तो ये हजम कर जाएगा। अब क्यों हजम कर जाएगा? ये इसी ताक में है। ये जो नई बहाली का आया है, ये क्यों आया है? आपको क्या लगता है? इतना जल्दबाजी इसको बहाली का नहीं है। ये है कि भाई लोग तैयारी में जुट जाए, लोगों को लगे कह रहे ठीक है पहला में नहीं हुआ तो चलो दूसरा में कर लेते हैं। नहीं भाई, ये तो आदत हो गई है। इनको तो ना डीबी करने आ रहा है, इनको तो कुछ भी रिजल्ट निकाल दे रहे हैं, लड़का को लड़की बना के रिजल्ट निकाल दे रहे हैं। तो भाई कुछ भी कर सकते हैं। आप अपनी मांग पे अड़े रहिए जब तक आप अपनी मांग, हाँ मैनर मांग करने का एक अलग तरीका है। कल ट्विटर हैंडल पे आपने देखा, ट्वीट पे कितने सारे ट्वीट्स हुए। आवाज़ ऐसे ही उठानी चाहिए, पत्र लिखिए। तो ये मेरा तर्क है। बाकी आप समझदार हैं, पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई से कोई समझौता नहीं, आप पढ़ाई करते रहिए। जहाँ से भी पढ़ाई करना है बेसिक्स पर फोकस रखिए और हम आपके साथ सदैव खड़े रहे हैं, खड़े रहेंगे। सेकेंड मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं। 2 तारीख को जब ये बड़ा सा कार्यक्रम हो जाएगा तो उसके बाद ये लोग मेरिट लिस्ट पे कुछ करने के चक्कर में रहेंगे। देखते हैं, इंतजार करते हैं। बाकी आपको जानकारी पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए।